तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग शुरू करेंगे अपना रीनल सिस्टम और आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था अपना नेफ्रॉन का जनरल स्ट्रक्चर, इस तरीके का कुछ डायग्राम बनाया था और उसमें हम लोगों ने उसके पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स को समझा था। अब इस बार हम लोग देखेंगे कि पूरी की पूरी नेफ्रॉन में, जो कि हमारी मेजर फंक्शनल यूनिट होती है हमारी किडनी की, उसमें आखिरकार काम कैसे होता है और क्या क्या इसकी फंक्शनिंग है, और स्पेसिफिकली जो इसका फंक्शन है जिसको हम लोग कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अब हम शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन आखिरकार ये शुरुआत कहाँ से होती है? ये शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से मैंने आपको एक बड़ी ही खास चीज़ सिखाई थी। वो मैंने आप लोगों को क्या सिखाया था कि जो ये आती है हमारी, ये क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी। और कहाँ से आती है ये? हमारी एब्डोमिनल एओर्टा से, एब्डोमिनल एओर्टा। एब्डोमिनल एओर्टा से होते हुए हमारे पास हमारी एफरेंट आर्टरी आती है। फिर उसके बाद वो ये ब्लड लेकर इस तरफ आती है। हम लोग और चीज़ें भी समझेंगे, काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्स है, जितना भी सारा कुछ इसमें सब कुछ समझाऊंगा आप लोगों को। अभी आप लोग सिर्फ एक सुपरफिशियल वे में इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये किधर से किधर इसकी डायरेक्शन है, कैसे है, क्या है। फिर हम लोग पूरा इलैबोरेटेड वे में देखेंगे। ये हमारी ब्लड कैपिलरीज है। चलिए इतने से समझना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, ये तीन चीजें तो आपने जान ली, एक एब्डोमिनल एओर्टा, एक एफरेंट आर्टरी और एक इफरेंट आर्टरी। इफरेंट आर्टरी तो भैया आखिरकार होता क्या है? इसमें तीन तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं अलग अलग, और उन तीन प्रक्रियाओं का नाम देख लीजिए आप लोग। फॉर्मेशन ऑफ यूरिन में तीन डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप जो चलता है वो होता है हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सबसे पहली प्रक्रिया शुरू होती है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन की। अब इसमें क्या होता है, इसमें सारी की सारी कहानी होती है कि कैसे भाई स्टार्टिंग में ये फिल्टर होगा, कैसे यहाँ पर फिल्ट्रेशन चलेगा। क्योंकि इसमें तीन मेजर स्टेप है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, आफ्टरवर्ड्स देयर इज ट्यूबुलर सिक्रीशन एंड आफ्टर दैट देयर इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। तो इन तीनों स्टेप को हम लोग स्टेप वाइज पढ़ेंगे। पहले हम लोग पहला स्टेप देखेंगे। हम लोग, मैं तीनों को एक जगह पे वो डिटरमाइन नहीं करूंगा, कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, तो हम लोग एक एक सिंगल स्टेप को स्टेप वाइज देखेंगे। डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड, आराम से इसको समझना है। बिल्कुल एक प्रॉपर प्रोसेस है, प्रॉपर प्रोसेस के थ्रू ही आप लोगों ने समझना है। एक बार हम लोग यहाँ पर अपना, ये हमने बना दिए अपने कुछ पोरोसाइट्स। यहाँ पर हमारे पास हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है। अब ये हमारा ग्लोमेरुलस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। ये वाला हमारे पास हमारा बॉमेंस कैप्सूल, बॉमेंस का। ये हो गया हमारे पास हमारी पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पास वाली। ये हो गई हमारे पास हमारी डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये हो गई हमारे पास हमारी कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट। ये हो गया हमारा लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। इधर को आते हुए हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और यहां से ऊपर जाता हुआ हमारा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्लियर? अब ये भैया पूरी का पूरा हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। इसके साथ साथ हम लोग समझेंगे कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या, होता क्या है यहाँ पर। तो सबसे पहली और मेजर चीज जो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान में रखनी है, वो आपने देखना है साइज। ये देखिए एफरेंट आर्टरी है, ये इफरेंट आर्टरी है। क्लियर? अब आप लोग एक चीज नोटिस करिए,
जब हम एफरेंट आर्टरी को देखते हैं, इसका डायमीटर हम लोग देखते हैं और इसका डायमीटर हम लोग देख लेते हैं, तो आप लोगों को कुछ फर्क दिखाई दे रहा होगा डायग्राम में। इधर इसका डायमीटर काफी ज्यादा लार्ज है एज कंपैरेटिव टू दिस। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का सबसे पहला कारण क्या है? एफरेंट आर्टरियोल का साइज बड़ा होना इफरेंट आर्टरियोल से। इफरेंट आर्टरी से का साइज छोटा जब होता है एफरेंट आर्टरी से, सबसे पहला तो यही कारण है। भाई क्यों है? क्योंकि आप लोग एक नॉर्मल सी बात देखिए कि आप लोग एक कोई मोटा पाइप लेते हैं, उससे काफी सारे अमाउंट में पानी आता है, तो वो एक फोर्स ज्यादा है, ज्यादा फोर्स से नीचे पड़ रहा है। क्लियर? ये एक तरीके से छन्नी की तरह काम करती है, जैसे आप लोग चाय छानने वाली छन्नी है। अब हम लोग उस पर जितना ज्यादा फोर्स से पानी डालेंगे उतना ज्यादा फोर्स से वो नीचे फिल्टर करेगा। क्लियर? अब या फिर आप लोगों ने झरना देखा होगा, झरना जो है वो तेजी से अगर एक जगह पर पड़ता है तो एक प्रॉपर पॉइंट पे उसका प्रेशर काफी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे इसका जो यहाँ से इधर पर आने वाला सबसे पहला जो मेजर इसका पॉइंट है वो क्या है कि इसका डायमीटर ही इफरेंट आर्टरी से ज्यादा है। तो यहाँ से जो ब्लड रिटर्न होगा इधर को जो आएगा वो तो फिर भी कम है, लेकिन जो इधर से यहाँ आ रहा है ब्लड, वो अमाउंट ऑफ ब्लड ज्यादा, और यहाँ से ब्लड का अमाउंट तो जो है इसका प्रेशर ज्यादा है। अब यहाँ पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज कि जो एफरेंट आर्टरी से इधर को आने वाला प्रेशर है, तो वो जो हमारा है, हमारा प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको हम लोग कहते हैं, हमारा प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, वो तो होता है हमारा कुछ 55 mm of Hg। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? अब उसके बाद हम लोग इस वाले प्रेशर को देखते हैं। यहाँ से जो इधर को ये जो रिटर्न वाला प्रेशर है जो इधर को जा रहा है, यहाँ से इफरेंट आर्टरी और इफरेंट आर्टरी की तरफ पे, जिसको कि हम लोग बोल देंगे प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, क्योंकि ये रुका हुआ फोर्स है। जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है बेसिकली वो एक इस प्रकार का फोर्स है जो अपने अंदर ही रोकता है, रोकथाम करता है। सपोज कीजिए कि यहां से ये है मेरा हाथ, अंदर से कोई प्रेशर लग रहा है इधर को, लेकिन ये इसे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो एक ऑब्वियस सी बात है कि यहां से प्रेशर जितना भी यहां पड़ेगा, इधर से थोड़ा उसको, क्योंकि हाइट है, हाइट को से जाने में थोड़ा वो प्रेशर रुकेगा। यहाँ से तो स्लोप है, नीचे आ रहा है, तो नीचे तो वो प्रेशर डायरेक्ट बढ़ जाएगा, लेकिन जब वो हाइट को ऊपर को जा रहा होगा तो इधर पे जाने में उस प्रेशर को, उसमें थोड़ा सा रुकावट आएगी। तो जो रुकावट आएगी, उस रुकावट वाले प्रेशर को हम लोग बोलते हैं हमारा ऑनकोटिक प्रेशर। तो वो ऑनकोटिक प्रेशर, करीब करीब प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर जो हमारा रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 30 mm of Hg। 30 mm of Hg। क्लियर? अब इसके बाद जो तीसरा प्रेशर है वो है यहाँ पर, ये स्टेबल प्रेशर है जो कि हमारे ग्लोमेरुलस का प्रेशर है, जिसको कि हम लोग बोल देते हैं ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या बोल दिया हमने इसे? ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जो कि कितना होता है 15 mm of Hg। 15 mm of Hg। क्लियर? अब देख लीजिए भैया, तीन तरीके के अलग अलग प्रेशर पड़ रहे हैं, 1 2 3, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर एंड लास्ट वन इज ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक का मतलब, हाइड्रोस्टैटिक मतलब हाइड्रो वर्ड जहां भी आ जाता है वहां लिक्विड फ्लूइड की बात आ जाती है। आप लोगों ने देखा होगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, पानी से बिजली बनाने वाला प्लांट, हाइड्रो वर्ड आ गया। सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। अब प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये तीन अलग अलग प्रकार के प्रेशर हैं जो यहाँ पर अपना रोल प्ले करते हैं। किसमें? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन में। तो ये होता क्या है कि जब ये तीनों प्रकार के प्रेशर यहाँ पर वर्क करते हैं, उसके साथ साथ एफरेंट आर्टरी का जो साइज है वो भी मैटर करता है, उसी प्रोसेस के थ्रू जो क्या होती है हमारे पास यहाँ पर फिल्ट्रेशन होती है, और हमारा जो फिल्ट्रेट है वो यहाँ से चलकर इधर आना शुरू हो जाता है इन सब प्रेशर के थ्रू। लेकिन ये जो इन सब का प्रेशर होता है, चाहे इसका हो या फिर इधर वाले का हो, इन सब का नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। क्या होता है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर बोलते हैं हम लोग। और नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या होता है हमारा? प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर, प्लाज्मा ऑस्मोटिक प्रेशर
माइनस प्लाज्मा ऑनकोटिक प्रेशर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे एग्जाम में, आप लोग पूरा लिखेंगे, पूरा मेंशन करेंगे। माइनस ग्लोमेरुलस प्रेशर, ग्लोमेरुलस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर? अब हम लोग इसकी वैल्यूज यहाँ पर पुट करके देख लेते हैं। 55 माइनस 30 माइनस 15। क्लियर? तो 55 और ये माइनस माइनस हो गया हमारा क्या, प्लस। क्लियर? माइनस माइनस प्लस, मैथमेटिक्स होता है ना, ये माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। तो क्या होगा हमारे पास यहाँ पर माइनस 45। क्लियर? और आखिरी में हमारा आंसर जो निकल कर आएगा वो आएगा 10 mmHg। तो ये हमारा जो NFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर था वो कितना निकल कर आया, 10 mmHg। तो ये 10 mmHg के जो है प्रेशर के हिसाब से यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है और यहाँ से हमारा वो फिल्ट्रेट होकर इधर आ जाता है। इज दैट क्लियर? लेकिन इसमें एक बड़ी खास बात है, इसमें जो दो चीज जो कि फिल्टर नहीं होती, वो दो चीज क्या क्या फिल्टर नहीं होती, वो होती है ब्लड एंड प्रोटीन। इतना आप लोग अपने ध्यान में रखें कि यहाँ पर blood and protein will not get filtrated. Blood and protein will not filter. Blood and protein will not filter in this complete glomerulus filtration. तो भैया ये था इसका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। इस प्रेशर के साथ 10 mmHg। बच्चे क्या करते हैं, इनको रटने की कोशिश कर देते हैं, ये रट लिया। पर आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि भैया अगर यहाँ से प्रेशर पड़ रहा है, जब एरिया ज्यादा है, अमाउंट ऑफ फ्लूइड ज्यादा है, तो जब अमाउंट ऑफ फ्लूइड ज्यादा है तो वो ज्यादा प्रेशर मारेगा। तो सबसे ज्यादा प्रेशर कौन सा होगा, यही वाला होगा, 55 होगा। फिर उसके बाद ये है जो ऑनकोटिक भी है, थोड़ा प्रेशर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसको रोक भी रहा है उसकी ऊपर से, ठीक है, कि मतलब वो जाए ना, उतना ना जाए, ठीक है, क्योंकि उसकी ऊपर से उसका डायमीटर भी कम है, तो यहाँ पे भैया कम ही होगा, तो 30 mmHg। फिर उसके बाद जो स्टैटिक प्रेशर है, एक ही जगह पर जो रुका हुआ बना हुआ प्रेशर है, वो है हमारा 15 mmHg। फिर उसके बाद हम इन तीनों का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो फिर हमारे पास हम लोग किस तरीके से निकालते हैं, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर 55 माइनस 30 माइनस 15, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और यहाँ पर आ जाता है हमारा 45। 55 माइनस 45 हमारे पास हो जाता है हमारा 10 mmHg। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर हमारा निकल गया। क्लियर? तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर फिल्ट्रेशन का पूरा हो गया। यहाँ पर वोमेंस कैप्सूल तक में यहाँ पर फिल्टर होके ये आ गया। अब ये यहाँ से आगे प्रक्रिया जाएगी, यहाँ से आगे प्रक्रिया शुरू होगी। तो पहला वाला स्टेप जो हमारा क्लियर हो गया ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। अब हम लोग जंप करेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप पर। 3 स्टेप है, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। क्लियर? ओके, अब हम लोग चलते हैं अपने आगे स्टेप। फ्लूइड की जो कंपोनेंट्स होंगी वो फिल्टर हो जाएंगी, ब्लड की जितनी भी कंपोनेंट्स हैं, लेकिन जो प्रॉपर ब्लड है, अमाउंट ऑफ ब्लड है वो, और हमारा प्रोटीन है वो नहीं होगा हमारा फिल्टर यहाँ पर, वो अपना आराम से हमारी ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा। ओके, अब जो अगला जो हमारे पास स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, उसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन। अब भैया ट्यूबुलर सिक्रीशन क्या है? ट्यूबुलर सिक्रीशन एक्चुअली होता क्या है कि जब भी ये फिल्टर होता है, अब मैंने आप लोगों को बताया छन्नी है और हमने बहुत तेजी से पानी डाल दिया, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि छन्नी में चाय पत्ती, तो सपोज करिए चाय बना रहे थे, सॉरी, आपने चाय को एकदम प्रेशर से डाल दिया, तो चाय पत्ती उसमें रुकी, लेकिन कुछ कण चाय पत्ती के नीचे चले गए, ठीक है। तो ये तो हो गई, चलो वैसी बात। अब एक और बात भी है इसमें कि कुछ केस में क्या हुआ कि कुछ जो ऐसे वो थे, पदार्थ थे जो कि हमारी आगे की ब्लड स्ट्रीम में नहीं चाहिए थे। अब ब्लड डू नॉट रिक्वायर देम, जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है, तो उनको हमने अपने शरीर से बाहर भी निकालना है। तो भैया वो तो यहाँ जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ फिल्टर हो नहीं पाए और उल्टा हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू यहाँ पर हमारी इसमें आ गए। तो पल्मोनरी सिक्रीशन का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर हम लोग सीधे सीधे फोकस किस पे कर रहे हैं, एक्सक्रीशन पे। सिक्रीशन का मतलब कि हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, एक्सक्रीशन पे। अब हमें एक्सक्रीट आउट करना है जो फालतू का वेस्ट प्रोडक्ट हमारे इधर पे आ गया, ठीक है। तो इसमें से जो कुछ मेजर चीजें होती हैं जो हम लोग देखते हैं, वो कौन कौन सी होती है हमारे पास।
यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, क्रिएटिनिन एंड सम ड्रग्स वगैरह अगर हम लोग है, हमने ली है या फिर कोई भी मेडिसिन वगैरह है उसका कुछ है। और क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन का लेवल तो अगर वैसे ही इंक्रीज हो जाए तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है, किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं। और यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह ये सारी चीज़ें अगर बढ़ जाए तो किस तरीके से इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है वो मतलब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तौर पे वहाँ पर शिफ्ट होता है हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर, हमारे जो एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया में है, तो उसकी वजह से एडिमा जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट रीनल फेलियर पे ये कॉज करते हैं ये सारी चीज़ें। तो इनको जो है हमारा ब्लड अपने अंदर से बाहर निकालता है, यानी कि सिक्रीट आउट करता है। तो ये सारी की सारी कहानी क्या होती है कि पीसीटी जो है हमारा प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, वहां पर ये हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन स्टार्ट हो जाता है। कहां पर? पीसीटी में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में हमारा पूरा का पूरा ट्यूबुलर सिक्रीशन शुरू हो जाता है। पीसीटी हमारी हेल्प करती है और सारा का सारा जो गंदगी है वो यहाँ पर पीसीटी में वापस चली जाती है, यहाँ से इधर चली जाती है। अब देखिए ये वाला था जो हमारी यूरिन थी ना, यही जो यूरिन थी यही तो हमारी एक्सक्रीट आउट होने जा रही थी, बाहर निकल रही थी शरीर से। तो भैया हमारे ब्लड ने क्या किया, यहाँ से अपनी सारी गंदगी वापस इधर शिफ्ट कर दी, बोला ये हमें नहीं चाहिए अपने शरीर के लिए, हमारे लिए है नुकसानदायक, तो इसको तो आप ले जाइए बाहर। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें उसने कर दी बाहर। और इन सब के साथ में एक और चीज उसने बाहर करी जिसको हम लोग बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं? H पॉजिटिव आयन, हाइड्रोजन आयन। तो H आयन को भी उसने वहां से एक्सक्रीट आउट किया। क्यों? क्योंकि जो H आयन है, H आयन के हमारे ब्लड में ज्यादा मात्रा हो जाने के कारण हमारा ब्लड कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा इन नेचर। ठीक है, कैसा हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा नेचर में। लेकिन हमारे ब्लड को एसिडिक थोड़ी नहीं है, हमारा ब्लड कैसा है? हमारा ब्लड का नॉर्मल पीएच वैल्यू क्या है? 7.35 से 7.45 है नॉर्मल पीएच हमारे ब्लड की। और वैसे भी हमारे जो ब्लड को स्पेसिफिकली माना जाता है वो क्या माना जाता है? दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। इट्स नॉट कंप्लीटली अल्कलाइन, इट्स नॉट कंप्लीटली एसिडिक, इट इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर रिलेटिवली टू 7.45 के करीब। SLIGSTLY स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। ठीक है, अब हमारा जो ब्लड था उसको स्लाइटली अल्कलाइन होना था ना, तो उसके लिए उसने एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करने वाले H पॉजिटिव आयंस को भी तो बाहर करना था, तो इसने कर दिया, यहाँ भेज दिया उसने हमारे H पॉजिटिव आयन को। क्लियर? अब इतना जो कथा कहानी थी ये तो हो गई हमारे पास एक्सक्रीशन की, हमने एक्सक्रीट आउट करने की कोशिश कर दी, यहाँ से एक्सक्रीट कर दिया। अब जो उसके बाद अगली कहानी हमारे पास शुरू होती है वो होती है हमारा तीसरा स्टेप। जो गंदगी थी वो हमने बाहर कर दी, पीसीटी में कर दी, कुछ डीसीटी में कर दी, बचा कुचा जो है वो हमारा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, क्योंकि कंप्लीट अमाउंट में नहीं एक्सक्रीट आउट हो सकता ना कुछ भी चीज। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा यहाँ होगा, थोड़ा हमारा लूप ऑफ हेनले में होगा, थोड़ा हमारा डीसीटी में होगा। लेकिन जो हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि एक्सक्रीशन तो चलो हमारा हो जाएगा जैसे होना है, लेकिन जो अगला स्टेप है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि तीसरा स्टेप है, जिसको हम लोग ना जानते हैं किस नाम से? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के नाम से। क्लियर? ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। अब जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन में है, इसमें क्या कहानी है कि भैया जो हमारी अच्छी चीजें थी वो भी उसमें चली गई। क्लियर? अच्छी चीजें थी वो छनकर इधर चली गई यूरिन में, तो हमें उसको अपने शरीर के अंदर वापस चाहिए, वो हमारी रिक्वायरमेंट है अभी उससे रिलेटेड, तो हम उसको वापस लेंगे। तो जिस प्रकार से यहाँ से हमने बाहर भेजा था उसी प्रकार से कुछ चीजें हमारी यहाँ से इधर शिफ्ट होंगी वापस, हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। क्लियर? हम नहीं देंगे किसी को भी, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, यहाँ से हमें चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए, यहाँ से हमें चाहिए। क्लियर? और इवन यहाँ तक से भी हमें चाहिए, यहाँ से भी हमें चाहिए, यहाँ से भी, इवन यहाँ से भी हमें चाहिए, ये सब कुछ चाहिए हमें। हम ऐसे नहीं जाने दे सकते, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो क्या है? तो प्रोटीन तो भैया पहले सेफ हो गया था। अब पीसीटी पे जो आते ही है वो सबसे पहला रीअब्जॉर्प्शन, यानी कि वापस से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, वो क्या है? सबसे पहली चीज, वो सबसे पहली कमाल की चीज है हमारी वही जो कि सबसे ज्यादा हमारी बॉडी की डिमांड में होती है, ताकि हम खड़े रह पाए, चल सकें, काम कर सकें, फुर्तीले रहें। ग्लूकोज। क्या? ग्लूकोज।
है। ग्लूकोज को थोड़ी ना ऐसे यूरिन के थ्रू पास आउट कर देंगे, ग्लूकोज ही कर देंगे तो हम करेंगे क्या, हमारा तो शरीर वर्क करने लायक नहीं बचेगा। तो हमने रोक लिया ना, हमने ग्लूकोज को यहाँ से बुला लिया भाई पीसीटी से, बोला ग्लूकोज को वापस आ जा, कितना आ जा, पूरा आ जा, 100% वापस आ जा हमारे पास, हमें तेरी रिक्वायरमेंट है 100% ग्लूकोज। क्लियर। अब आफ्टर दैट अगली रिक्वायरमेंट हमारे पास सपोज करिए सोडियम की है, सोडियम को ले लिया हमने 70% ले लिया सोडियम को, इस पे बोला 70% सोडियम, पीसीटी दो वापस हमें चाहिए, हम नहीं जाने दे सकते पीसीटी आपके थ्रू, हमें अपना 70% सोडियम चाहिए। आफ्टर दैट अगला जो स्टेप होगा, अगले स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, हमारा प्रोटीन हो गया, हमारा ग्लूकोज हो गया, हमारा सोडियम हो गया, अब हमारा थोड़ा बहुत वाटर है, हमें वाटर भी चाहिए अपना थोड़ा बहुत, वाटर भी लाओ भाई, क्लियर, वाटर लाओ हमारा। वाटर के साथ साथ हमारे पास क्या होगा, अब हम लोग जब नीचे को आ रही है यूरिन हमारा लूप ऑफ हेनले की तरफ को आ रहा है, तो लूप ऑफ हेनले में हम लोग क्या करेंगे, ये देख लीजिए आपको, अभी यहाँ पर वाटर पे हमने ले लिया अप्रॉक्स 70% ले लिया मान लो, चलो लूप ऑफ हेनले में भी हमारी डिमांड नहीं रुक रही है, उसमें भी हमको क्या क्या चाहिए, अपना सोडियम चाहिए, अपनी बॉडी का क्लोराइड चाहिए हमको, ठीक है, अपनी बॉडी का हमें क्या चाहिए, वाटर चाहिए। क्लियर, हमारी बॉडी की जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमें वापस चाहिए। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ पर आते ही प्रॉब्लम आ जाती है, कहाँ पर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। कहाँ पर, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। लूप ऑफ हेनले में ये सारी चीजें हम लोग देख लेते हैं कि रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है, लेकिन जो ध्यान में रखने वाली बात है बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर विल नॉट एब्जॉर्ब। अब ये क्या बात हुई भाई, लूप ऑफ हेनले से हमें वाटर को एब्जॉर्ब भी करना है, लेकिन लूप ऑफ हेनले पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे वाटर एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज they do not have aquaporins। क्या, वाटर जहां आता है, वहां पर क्या होता है, वाटर आते ही क्या हो जाता है, एक्वा नाम आ जाता है, ठीक है ना। तो एक्वापोरिन्स जो हैं वो वहां पर नहीं है। अब भैया एक्वापोरिन्स नहीं है तो वाटर नहीं आ सकता। क्लियर, तो सीधी सी बात है भैया, एक्वापोरिन्स नहीं है, अब हमने वाटर एब्जॉर्ब करना है, तो क्या कैसे किया जाए। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात है भैया कि यहां पर, सॉरी इट्स नॉट असेंडिंग, इट्स डिसेंडिंग। क्लियर, डिसेंडिंग वाले पे, यहां पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे हमारा एक्वापोरिन नहीं है, तो यहां पर तो हम लोग वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, लेकिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे हमारे पास एक्वापोरिन्स अवेलेबल है। तो भाई असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे जो है हमारा वाटर हम लोग वापस ले लेंगे, हमारा वाटर वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। ले लिया हमने वाटर अपना जितना हो सकता था, ठीक है, और ले लिया 75% तक ले लिया, चलो यहीं पे, ठीक है। अब उसके बाद भैया अभी भी क्या है कि हमारे शरीर में हमें कमी महसूस हो रही है। क्लियर, हमारे शरीर में हमें कमी महसूस हो रही है। अब हम क्या करेंगे, लूप ऑफ हेनले की बात हो गई, पीसीटी की बात हो गई, इज दैट क्लियर। पीसीटी में क्या हुआ, ग्लूकोज ले लिया हमने 100% ग्लूकोज पहले ले लिया, प्रोटीन 100% पहले ही सेव कर लिया था, सोडियम ले लिया 70%, वाटर भी ले लिया 70%, 75% वाटर तक यहाँ पे ले लिया, सोडियम 75% तक यहाँ पर लूप ऑफ हेनले पे ले लिया। लेकिन डिसेंडिंग जो लूप ऑफ हेनले था वहां पर नो एक्वापोरिन्स आर देयर, ठीक है। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे कोई एक्वापोरिन्स नहीं है, दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, बनाए भी नहीं है मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाटर जो है हमारा वो नहीं एब्जॉर्ब हो पाएगा। फिर उसके बाद असेंडिंग जो लूप ऑफ हेनले है, यहाँ पर हमारे पास हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे वाटर हमारा वापस से एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो रीएब्जॉर्ब जब होगा तो फिर उसके बाद हमारे पास हमारी वाटर की क्वांटिटी और ज्यादा इधर आ जाएगी। क्लियर, अब हम लोग आगे देखते हैं। पीसीटी की कहानी यहाँ तक थी। अब उसके बाद एक और भाई है हमारा आगे, डीसीटी। अब आप लोग एक चीज थोड़ा बहुत नोटिफाई कीजिएगा, इन दोनों को मैं एक साथ कंक्लूड करना चाहता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो।
डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट में हमारा बचा कुचा जो हमारा सोडियम था वो भी रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और बाकी सारी चीजें जितनी भी हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास मेजर एलिमेंट्स हैं। और कलेक्टिंग डक्ट में भी हमारे पास सोडियम, स्पेसिफिकली सोडियम और वाटर पे दोनों में फोकस करेंगे। यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में भी H2O ये हमारा रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद लेकिन एक सबसे बड़ी चीज जो है, यहाँ पर हमारा सोडियम भी हमने वापस लेने की कोशिश कर ली, क्योंकि हमें अपनी बॉडी में हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखना है। तो ब्लड प्रेशर नहीं मेंटेन हो पाएगा तो फिर कैसे होगा, खड़े नहीं हो पाओगे, गिर जाओगे, बेहोश हो जाओगे। क्लियर। तो फिर डीसीटी में हमने अपना सोडियम, कलेक्टिंग डक्ट में सोडियम, वाटर, अपना सब कुछ वापस ले लिया, पूरा ले लिया। ठीक है, 100% ऑफ वाटर इज एब्सॉर्ब नाउ, 100% ऑफ वाटर हमने वापस ले लिया, ताकि हमारे शरीर जो है पूरी तरीके से तरलता बनी रहे। लेकिन एक चीज है जो खास है, जिस तरीके से पीसीटी में H आयन रिलीज हुआ था, क्लियर, H आयन रिलीज हुआ था, उसी तरीके से यहाँ पर भी जब हम लोग सोडियम और वाटर को रीएब्सॉर्ब कर रहे होंगे तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से भी एक आयन जो है वो रिलीज हो जाएगा, इधर वापस इसमें चला जाएगा। और वो आयन कौन सा होगा, डीसीटी में कौन सा होगा, पोटेशियम आयन, के पॉजिटिव आयन। क्लियर। पोटेशियम बाकी हमारा शरीर में अंदर होगा, पूरा हमारा रीअब्सॉर्ब भी होगा पोटेशियम, जितना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में वो चाहिए होगा। लेकिन जब जरूरत उतनी ज्यादा नहीं होगी तो पोटेशियम डीसीटी में हमारा एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग सोडियम और H2O को वापस से लेंगे कलेक्टिंग डक्ट से, और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में भी हम लोग वापस से H आयन एक और रिलीज कर देंगे। तो भैया H आयन एक तो कलेक्टिंग डक्ट में होगा एक्सक्रीट आउट, के पॉजिटिव आयन एक हमारा डीसीटी में हो जाएगा एक्सक्रीट आउट, और एक H पॉजिटिव आयन हमारा पीसीटी में हो जाएगा एक्सक्रीट आउट। तीन आयन है, H पॉजिटिव पहले पीसीटी में एक्सक्रीट आउट, के पॉजिटिव डीसीटी में एक्सक्रीट आउट। कब, जब हम लोग सोडियम वाटर को वापस ले रहे हैं। फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट में जब हम लोग सोडियम और वाटर को वापस ले रहे हैं तो फिर वहां पे वापस से हमारे पास हमारा H पॉजिटिव जो था वो एक्सक्रीट आउट। ठीक है, तो भैया हमारा भी ये था, ये तो हमारा रीअब्सॉर्प्शन हो गया था। लेकिन जो एक्सक्रीट हुए उसके बाद वो डीसीटी में तो क्या हो गया, हमारे पास हमारा पोटेशियम आयन हो गया और यहाँ पर हमारा H पॉजिटिव आयन हो गया। क्योंकि पोटेशियम और H पॉजिटिव आयन अगर जितना ज्यादा हमारे ब्लड में होंगे तो हमारा ब्लड उतना ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी, पूरा का पूरा बफर सिस्टम बिगड़ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग एसिड बेस इम्बैलेंस पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें आप लोगों को जानने को मिलेंगी। तो अभी के लिए आप लोग ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कैरी कीजिए और इसको समझिए। और इस प्रकार से एंड में क्या होगा, जब ये सारी प्रक्रिया जाएगी तो सारा का सारा जो गंध है, जैसे कि हमारा ड्रग हो गया, हमारा अमोनिया, हमारा यूरिक एसिड, यूरिया, क्रिएटिनिन, ये सब कुछ तो हमारा इधर चला गया। खराब जो आयंस थे जो कि एसिडिक नेचर बनाते, क्योंकि यूरिन हमारी एसिडिक इन नेचर होती है ना, तो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे आयंस हमने रिलीज कर दिए यूरिन में। ठीक है, यूरिन को बना दिया एसिडिक और बोला निकल एसिड हमारे शरीर से बाहर। ठीक है ना, तो फिर ये जो एसिडिक नेचर है ये पूरा का पूरा यहाँ पर आकर हमारी कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो गया। अब उसके बाद बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलकर फिर से बन जाएंगी डक्ट ऑफ बेलेनी, द मेजर कलेक्टिंग डक्ट, एंड द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। यूरिन हमारी अब सीधे सीधे शरीर से बाहर चली जाएगी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन पढ़ा, ट्यूबुलर सिक्रीशन पढ़ा, एक्सक्रीशन भी बोल सकते हैं, और ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन भी पढ़ा। और हर एक केस में पढ़ा, पीसीटी में, डीसीटी में और कलेक्टिंग डक्ट में, जिसमें हमने आयंस को भी बताया कि आयंस कौन कौन से रिलीज हुए। यहाँ पर हमने H पॉजिटिव आयंस बाहर निकाल दिया, यहाँ पर हमने K पॉजिटिव आयन बाहर निकाल दिया, यहाँ पर हमने H पॉजिटिव आयन बाहर निकाल दिया। इस प्रकार से हमने अपने ब्लड को एसिडिक होने से भी बचा लिया और हमने यूरिन को एसिडिक कर दिया, और हमने अपने अंदर की जितनी भी खराब चीजें थी वो ब्लड के थ्रू, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दी, ब्लड ने यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर दी। क्लियर। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा ये सब कुछ जानकर। आगे हम लोग आते रहेंगे और ज़्यादा एक्सट्रीम वीडियोस के साथ और बहुत सारी एनर्जी के साथ, और आप लोगों को समझाता रहूँगा नए नए कॉन्सेप्ट। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।